This video is for educational and knowledge purposes. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त। स्वागत है आपका क्राइम की एक और नई कहानी में। आज की कहानी उत्तराखंड के देहरादून से शुरू होती है, जहां भाभी और देवर के अवैध संबंधों ने पति प्रवीण की मौत को एक रहस्य बना दिया था। भाभी और देवर की प्रेम कहानी की शुरुआत तब से हुई जब से प्रवीण ने अपने चचेरे भाई अनुज को अपने पास रखा था। प्रविंद्र ने अनुज को अपने पास इसलिए रखा था ताकि परदेश में रहकर उसके कुछ पैसे बच सकें। दरअसल अनुज सहारनपुर के कमालपुर के गांव फतेहपुर से सतीश कुमार का बेटा है और अनुज प्रवीण का चचेरा भाई था। प्रवीण, जो बहुत सालों से उत्तराखंड के देहरादून में रहकर अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अनुज ने भरोसे का गला घोंटते हुए प्रवीण की 22 वर्षीय पत्नी सरिता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब प्रवीण को इस बारे में पता चला और उसने विरोध किया तो हालात और बिगड़ गए। आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत और अंत कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, प्रवीण की पत्नी सरिता खूबसूरत, गोरी चिट्टी और छरहरी काया की युवती थी। उसके तीखे नैन, नक्श और मोहक व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उसे देखता बस उसमें खो सा जाता। 10 साल पहले जब वो प्रविंद्र की दुल्हन बनकर आई थी, तभी से अनुज उसकी ओर खिंचा चला रहा था। अनुज अपने चचेरे भाई प्रवीण के पास साल 2017 में आता है। तब प्रवीण की नई नई शादी हुई थी और इस प्रेम कहानी की शुरुआत तकरीबन 2020 में हो गई थी। तब अनुज 18 साल का था और एक इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI कर रहा था। शादी के बाद वो अक्सर किसी न किसी बहाने से प्रवीण के घर आने लगा। धीरे धीरे उसने सरिता पर डोरे डालने शुरू कर दिए। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार सरिता ने भी अनुज के इरादों को भांप लिया। सरिता ने एक दिन अकेले में अनुज से पूछ ही लिया, देवर जी, आजकल तुम कहाँ खोए खोए से रहते हो? अनुज ने सरिता की आंखों में झांका। वो समझ गया था कि सरिता भी उसके करीब आने लगी है, मगर उस वक्त वो अपने दिल की बात कह नहीं पाया और बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, कहीं नहीं भाभी। लेकिन अब वो सही मौके का इंतजार करने लगा था। एक दिन जब प्रवीण का पूरा परिवार मेला देखने गया था, सरिता घर पर अकेली थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसने अनुज को सामने खड़ा पाया। सरिता ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए भीतर बुलाया और चाय बनाने रसोई में चली गई। ड्राइंग रूम में बैठा अनुज सरिता के ख्यालों में खो गया। कुछ ही देर बाद सरिता चाय की ट्रे लेकर लौटी। जैसे ही उसने कप मेज पर रखे, अनुज ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं अब ये छुपा नहीं सकता, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अनुज की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। सरिता कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में एक अनकहा एहसास झलकने लगा। अनुज को उसकी मौन स्वीकृति मिल गई थी और पहली बार दोनों के बीच की दूरियां मिट गई। समय बीतता गया। अनुज और सरिता के चोरी छिपे मिलने का सिलसिला बेरोक टोक चलता रहा। 5 साल गुजर गए। इस दौरान सरिता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इधर अनुज को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में लाइनमैन की अस्थायी नौकरी मिल गई थी। नौकरी लगते ही उसने अपनी तनख्वाह सरिता पर खर्च करनी शुरू कर दी। अब सरिता पहले से ज्यादा संवरने लगी थी। महंगे कपड़े, नए गहने, उसकी दिनचर्या बदलने लगी थी। प्रवीण को धीरे धीरे घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा था। एक दिन किसी जरूरी काम से प्रवीण दोपहर में अचानक घर लौट आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सुना, अंदर से हंसी ठहाकों की आवाजें आ रही थी। वो चुपचाप खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा।
आवाजें जानी पहचानी थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। फिर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने अनुज और सरिता खड़े थे, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करते हुए। अनुज की आंखों में घबराहट थी। वो बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकलकर भाग गया। प्रवीण वही खड़ा रह गया, एक टूटे हुए इंसान की तरह। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। सरिता ने अपनी गलती का एहसास करते हुए प्रवीण से माफी मांग ली थी। प्रवीण ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अनुज को अपने घर में अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने सरिता से कह दिया कि अगले दिन तक अनुज अपना सामान समेटकर कहीं और चला जाए। प्रवीण के फैसले के मुताबिक अनुज ने अलग कमरा ले लिया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि सरिता और अनुज का रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। 2 महीने बीतते बीतते उनके बीच फिर से वही वासना की आग भड़कने लगी। दोनों ने चोरी छिपे एक दूसरे से मोबाइल पर बातें करनी शुरू कर दी, जो धीरे धीरे मुलाकातों में बदल गई। पहले वे सावधानी से छुप छुप कर मिलते रहे, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह जीना मुश्किल है। वे खुलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक बाधा, प्रवीण को हटाना जरूरी लगा। दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई, प्रवीण को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की योजना। 16 दिसंबर 2024 की सुबह 11 बजे देहरादून की कोतवाली पटेल नगर के एसएचओ कमल कुमार लुंठी अपने कार्यालय में थे। तभी संतरी ने उन्हें सूचित किया कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल से एक डेथ मेमो आया है। जब उन्होंने उसे देखा तो उसमें दर्ज था कि बीती रात प्रवीण की पत्नी सरिता और उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रवीण के गले पर चोटों के निशान थे और उसके कान से खून बह रहा था, जिससे डॉक्टरों को उसकी मौत संदिग्ध लगी। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की सूचना देने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ लुंठी ने तुरंत सीओ अभिनय चौधरी और एसएसपी अजय सिन्हा को सूचित किया और खुद अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले प्रवीण के शव की बारीकी से जांच की। शरीर पर गहरे चोटों के निशान थे और कानों से बहता खून एक सामान्य मौत की ओर इशारा नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद सीओ अभिनय चौधरी भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने भी शव की जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद लुंठी ने प्रविंद्र के शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन अस्पताल भिजवा दिया। इसके साथ ही थानेदार योगेश दत्त को पटेल नगर भेजा गया, जहां उन्होंने प्रवीण के पड़ोसियों और आसपास के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जल्द ही पुलिस को प्रवीण के भाई सुमित की ओर से उसकी संदिग्ध मौत को लेकर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज करने की अर्जी मिल गई। शाम होते होते पुलिस ने प्रवीण के परिवार और उसके संबंधों को लेकर अहम सुराग इकट्ठा कर लिए। जांच में सामने आया कि प्रवीण की पत्नी सरिता और उसके चचेरे भाई अनुज के बीच अवैध संबंध थे। जब अनुज घर से अलग हुआ तब भी वो छुप छुप कर सरिता के पास आता जाता रहा था। अब पुलिस के शक की सुई सरिता और अनुज की ओर घूम चुकी थी। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी जांच तेज कर दी। अनुज और सरिता के संबंधों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। एक बार रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद उन्होंने होटलों में मिलना शुरू कर दिया। पुलिस को शक था कि प्रवीण की हत्या में इन दोनों का हाथ हो सकता है। इस संदिग्ध स्थिति को देखते हुए सीओ अभिनय चौधरी और कोतवाल कमल कुमार लुंठी ने अनुज से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस की 2 टीमों का गठन हुआ और कुछ ही घंटों में अनुज को हिरासत में लेकर पटेल नगर कोतवाली लाया गया। पूछताछ में पुलिस ने अनुज से सवाल किया, जब प्रवीण ने तुम्हें सरिता से मिलने के लिए मना किया था तो तुम दोनों अलग अलग होटलों में क्यों मिलते थे? घटना के दिन तुम्हारी लोकेशन प्रवीण के घर के पास कैसे मिली? अनुज को समझ में आ गया कि पुलिस को काफी जानकारी पहले ही मिल चुकी है। उसने सच्चाई छिपाने का कोई फायदा न देखते हुए प्रवीण की हत्या की बात कबूल कर ली।
उसने बताया कि सरिता उसकी भाभी थी, लेकिन वो लंबे समय से उसके प्रति आकर्षित था। शादी के बाद भी उनका रिश्ता गहराता गया। एक बार जब प्रवीण ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया तो उसने अनुज को घर से निकाल दिया। इसके बावजूद दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। प्रवीण उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा था, इसलिए उन्होंने उसे हटाने की साजिश रची। 15 दिसंबर 2024 की रात, जब अनुज बिजली घर में अपनी ड्यूटी पर था, सरिता की व्हाट्सएप कॉल आई। उसने बताया कि प्रवीण नशे में है और अनुज को तुरंत आना चाहिए, लेकिन मोहल्ले में जल रही स्ट्रीट लाइटों के कारण पहचान का खतरा था, इसलिए अनुज ने बिजली सप्लाई बंद कर दी। अंधेरा होते ही वो प्रवीण के घर पहुंचा, जहां प्रवीण अपने बच्चों के साथ सो रहा था। सरिता ने बच्चों को ऊपर भेज दिया और नीचे आकर अनुज के साथ मिलकर प्रवीण की हत्या कर दी। पहले उन्होंने चुन्नी से उसका गला घोंटा, फिर जब उसने छूटने की कोशिश की तो सरिता ने उसका सिर बेड के सिरहाने पर कई बार पटका। प्रवीण के मरने के बाद अनुज वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया। योजना के मुताबिक सरिता ने अपने एक रिश्तेदार को फोन कर बुलाया और कहा कि प्रवीण की तबीयत खराब हो गई है। रिश्तेदार के साथ वो उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरी पुलिस टीम जब सरिता को लेकर कोतवाली पहुंची तो उसने भी अपने पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली। अपने बयान में सरिता ने अनुज के बयान का समर्थन किया, जिससे पुलिस की जांच को और मजबूती मिली। इसके बाद पुलिस ने प्रवीण की हत्या में इस्तेमाल की गई चुन्नी, अनुज की स्प्लेंडर बाइक और दोनों के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने एक प्रेसवार्ता आयोजित कर प्रवीण हत्याकांड का खुलासा किया। मामले की जांच में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को उन्होंने 2,500 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। प्रवीण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटे जाने और सिर पर लगी गंभीर चोटों को बताया गया। अनुज और सरिता देहरादून जेल में बंद थे। मामले की विवेचना थानेदार योगेश दत्त कर रहे थे, जो आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आज सरिता और अनुज जेल में है और 2 बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया है। प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं है। मित्रों, अवैध तरीके से बनाए गए संबंधों की ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। एक ना एक दिन भांडा फोड़ हो ही जाता है और ये आपत्तिजनक बनाए गए संबंध अंत में एक बेगुनाह की जान ले जाते हैं। अनुज और सरिता ने जो भी योजना बनाई, अंत में वे खुद ही कानून के शिकंजे में आ गए। अपराध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यदि सरिता और अनुज ने अपने गुस्से या किसी लालच पर काबू रखा होता तो वे आज सलाखों के पीछे न होते। गलत निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकता है। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से मामले की सच्चाई सामने लाई और अपराधियों को पकड़ लिया। इससे ये सीख मिलती है कि सच कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन अंततः न्याय होता है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। इससे ये समझ आता है कि अपराध कितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन कोई न कोई सुराग जरूर रह जाता है। एक गलत कदम न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। बाकी आप सभी के क्या विचार हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।